साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए कुछ कंटेंट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग आदिवासी विद्रोह के संबंध में चर्चा करेंगे। यदि आपसे आदिवासी विद्रोह से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछता है, चाहे वो यूपी पीसीएस मेंस में हो या किसी अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा की मुख्य परीक्षा में पूछा जाए, तो आपको आदिवासी विद्रोह के संबंध में कुछ जो है आधारभूत तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए। उन आधारभूत तथ्यों को आप आदिवासी विद्रोह संबंधित किसी भी प्रश्न में जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम लोग इसमें एक प्रश्न जो कि मुंडा विद्रोह पर आधारित है, उस मुंडा विद्रोह पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि मुंडा विद्रोह की चर्चा इसलिए हम करेंगे क्योंकि इस बार के लिए मुख्य परीक्षा के लिए आपका मुंडा विद्रोह या जिसे हम लोग उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, वह महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वर्ष जो है 15 नवंबर को जो है भारत सरकार के द्वारा जो कि बिरसा मुंडा की जयंती होती है, इसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही है। तो इसलिए मुंडा विद्रोह जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं आदिवासी विद्रोह के बारे में। जिन तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए वो हैं कि आदिवासी जो समाज है या जो आदिवासी लोग हैं, ये जो हमारे भारतीय समाज की मुख्य धारा है उससे ये किस प्रकार से भिन्न है। तो एक भिन्नता के बारे में पता होना चाहिए, मतलब इनकी क्या विशेषताएं हैं। दूसरी चीज़ कि वो तत्कालिक और दीर्घकालिक कारण क्या थे जिसकी वजह से ये जो आदिवासी विद्रोह होते हैं वो हुए थे। तो देखिए, आदिवासी विद्रोह के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग आदिवासी लोगों की विशेषताओं को देखें तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में आदिवासी लोगों की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जैसे कि ये भारतीय समाज की मुख्य धारा, इस मुख्य धारा में आपका भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इन 5 शब्दों को जरूर इस्तेमाल करिएगा। भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक से इनकी एक दूरी थी। भौगोलिक रूप से अलगाव जो कि उनके दूर दराज एकांत स्थलों जैसे कि पहाड़ियों, पर्वतीयों, वनीय क्षेत्रों में निवास के कारण पाया जाता था। तथा तीसरा, आदिवासी समुदाय की अपनी विशिष्ट संस्कृति, धर्म एवं भाषा होती थी और ये इनकी जो संस्कृत, धर्म और भाषा होती थी, ये अन्य संस्कृत और क्षेत्र के लोगों से इनका जो संपर्क होता था वो काफ़ी सीमित था। चौथा पॉइंट, आजीविका, जो इनकी आजीविका थी वो आदिम कृषि, आखेट, जंगलों में उत्पादित पदार्थों पर आधारित थी, जो कि एक बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण थी। इसके अतिरिक्त ये जो अपनी आजीविका के लिए अन्य चीज़ों के लिए जो तकनीक इस्तेमाल करते थे वो काफ़ी निम्न स्तर की तकनीक का ये प्रयोग करते थे, चाहे हथियारों के स्तर पर हो चाहे कृषि के स्तर पर हो। इसके अतिरिक्त साक्षरता व स्वास्थ्य का स्तर भी अत्यधिक निम्न था। स्वभाव से ये जो आदिवासी लोग होते थे सीधे व सादगीपूर्ण जीवन यापन करते थे। तो ये इनकी विशेषताएं थी। 19वीं शताब्दी में जैसे जैसे ब्रिटिश शासन में स्थायित्व आना शुरू हुआ, देश में भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एकीकरण जो है इसके तत्वों को भी प्रोत्साहन मिला। ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण एवं मिशनरियों के धार्मिक प्रसार ने ब्रिटिश राज्य के आदिवासी क्षेत्रों तक प्रसार में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। अब बात करते हैं आदिवासी विद्रोह के तात्कालिक एवं दीर्घकालिक कारणों की। तो देखिए, पहला, ब्रिटिश शासन के जनजातीय क्षेत्रों में प्रसार से बाहरी लोगों, जिसमें साहूकार, ठेकेदार, जमींदार, जिन्हें जनजातीय लोग जो है दीकू के नाम से पुकारते थे, तो इन बाहरी लोगों का प्रवास जो है इन क्षेत्रों में बढ़ा। इनके द्वारा, मतलब ये जो बाहरी या दीकू लोग थे, इनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से आदिवासियों का शोषण किया गया। दूसरा, आदिवासी क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों जैसे कि सड़क, रेल आदि में मुफ्त में श्रम या बेगार लिया जाने लगा इन आदिवासियों से। तीसरा, ब्रिटिश राज व्यवस्था ने संपत्ति के निजीकरण को बढ़ावा दिया, जो कि आदिवासी क्षेत्रों के खूट कट्टी प्रथा, जो कि सामुदायिक संपत्ति पर आधारित थी, के विपरीत थी। चौथा, ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों, चाय के बागानों, सेना में निम्न स्तर के कार्यों के लिए सस्ते व बंधुआ मजदूरों की आवश्यकता की पूर्ति आदिवासी क्षेत्रों से की गई। पांचवा, ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासी संस्कृति में अनावश्यक हस्तक्षेप ने आदिवासी समाज में विरोधी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। छठा, ब्रिटिश शासन द्वारा वन कानून लागू करके झूम कृषि, नशीले पदार्थों के सेवन, वन क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में कई प्रकार के करों का आरोपण कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने आदिवासी विद्रोह को हवा दी या उसमें उत्प्रेरक का कार्य किया। अब हम लोग कुछ प्रमुख आदिवासी विद्रोहों के नामों को देख लेते हैं।
जैसे इसमें चुआर या भूमिन विद्रोह जो कि 1798 से 99 में होता है। हो विद्रोह ये आपका कई चरणों में 1820 से 22 में, फिर 1831 में, फिर 1837 में होता है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मध्य में होता है। ये 1857 की क्रांति के पूर्व होने वाला आदिवासी विद्रोह था। खोंड या डोंगरिया खोंड विद्रोह 1836 से 56, संवार विद्रोह 1856 में, भील विद्रोह, रमोशी विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह आपका 1879 और फिर 1922 से 24 में होता है। चेचू आदिवासी आंदोलन ये 1898 में होता है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1901 में। उराव विद्रोह या ताना भगत का विद्रोह 1914 में। खासी विद्रोह, अहोम विद्रोह, सिंगपो का विद्रोह और नागा आंदोलन या जिया लरंग आंदोलन। तो ये कुछ प्रमुख आदिवासी विद्रोह हैं। अब हम लोग एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के उलगुलान विद्रोह के कारणों एवं परिणाम पर प्रकाश डालें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस लिए महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा हम लोग शुरुआत में कर चुके हैं। इसको हमें 125 वर्ड में लिखना है, 125 वर्ड में। तो इसमें देखिए हमें मुख्यतः कारणों और परिणामों पर ही प्रकाश डालना है। तो देखिए मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899-1901 के मध्य आधुनिक झारखंड क्षेत्र में चलाया गया, जिसे मुंडा उलगुलान या महान हलचल भी कहा जाता है। विद्रोह के कारणों की यदि बात करें तो इसमें मुंडा समुदाय की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूट कट्टी में हस्तक्षेप, दूसरा भूमि के निजीकरण के माध्यम से दीवकों का जमीन का आवंटन, तीसरा अनुबंधित मजदूरों की समस्या एवं बेगार, चौथा ईसाई मिशनरियों द्वारा क्षेत्र में धर्म परिवर्तन जैसी क्रियाएं, पांचवा बिरसा मुंडा का मसीहावादी दृष्टिकोण। अब इसके परिणाम क्या होते हैं? इसके परिणाम जो होते हैं उसमें बिरसा मुंडा के गिरफ्तार होने के बाद जल्द ही विद्रोह पर काबू पा लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और इसके बाद छोटा नागपुर टेंसी एक्ट जो कि 1908 में आता है पास किया गया, जिससे मुंडा जनजाति को अपने परंपरागत भूमि अधिकारों पर संरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार हेतु 1905 में खूंटी अनुमंडल एवं 1908 में गुमला अनुमंडल बना। अगला, बिरसा आंदोलन के क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्ती का कार्य शुरू हुआ और ब्रिटिश हुकूमत को आदिवासी चेतना के पुनर्जागरण का एहसास हुआ। साथ ही भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान शुरू हुआ। तो ये आपके मुंडा विद्रोह के जो है कारणों और उसके परिणामों की चर्चा हमने यहाँ पर की। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।